अकीरा अपने पसंद की लड़की के साथ शादी करने वाला है। उसका लाइफ बहुत बेहतर था, लेकिन आगे जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उसकी लाइफ को पूरा बदल लिया था। एनीमे बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करूंगा तुम लोग आखिर तक देखोगे। अकीरा अपना आंखें खोलता है, उसके बॉडी में कोई कपड़ा नहीं होता। अपने आसपास के प्लेस को देखकर वो जान पाता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन उसे इस बात का पता होता है वो एक टावर में है। इसके बाद अकीरा सामने आकर पूरे प्लेस को देखता है। ये एक खंडर था। वो कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर मैंने कोई नशा किया है। अकीरा पुरानी बातों को याद करने का ट्राई करता है, लेकिन ये भी उसके कोई काम नहीं आते। इसी बीच अकीरा के पास दो पर्सन आते हैं। उनमें से एक लड़की थी और एक उसका बाप था। लड़की जिसका नेम ईडी था वो अकीरा को देख के कहती है, इसके पास कोई मैनर्स नहीं है। ईडी की बातें सुन के उसका बाप वेयर कहता है, तुम्हें हमारे लॉर्ड के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अकीरा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो बेहोश हो चुका था। वेयर अकीरा को अपने साथ ले आता है, जहाँ पर अकीरा गाड़ी में अपना आंखें खोलता है। अकीरा वेयर को पहले थैंक यू कहता है क्योंकि उसने अकीरा का हेल्प किया, और इसके बाद अकीरा सारी बातें जानने लग गया था कि वो लोग अकीरा को लॉर्ड कहता है। जब से हम इस प्लेस में रहते हैं तब से हम लोगों ने आपका पूछा किया। आप एक डिवाइस में थे और आपने कभी भी अपना आंखें नहीं खोला था, और सच कहो तो कभी भी हमें ये नहीं लगा था आप अपनी आंखें खोलने वाले हो। खैर इसके बाद हमारे प्लेस में एक भूकंप आता है जो कि बहुत बड़ा था। इससे ये प्लेस तबाह हो गया और हमें लगा नहीं था आप इधर रहोगे। हम दोनों बस देखने के लिए आए थे क्या आपका डिवाइस अब भी सही है और आप हमें इस हालत में मिले। इसके बाद वेयर प्लेस का नेम कहता है जो कि था हाको दाते, और इस बात को अकीरा ने पहले भी सुना है। अकीरा को कुछ बात याद आता है जहाँ पर इस प्लेस को अकीरा पहले से ही जानता है। सब बातों को याद करके अकीरा का सर दुखने लग जाता है, जहाँ पर इसके बाद अकीरा सो जाता है। वेयर अकीरा को अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर इसे देख के उसकी पत्नी बहुत डर जाती है क्योंकि लॉर्ड को अपने घर लाना कोई नॉर्मल बात नहीं था। वेयर की पत्नी कहती है अगर ये बात किसी तरह से बाहर जाती है तो बात बहुत बुरी हो सकती है। वेयर कहता है लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं अपने लॉर्ड को ऐसे ही उधर नहीं छोड़ सकता। वेयर की बातों में दम था, इसलिए उसकी पत्नी भी एग्री कर लेती है। खैर इसके बाद रात को वो लोग एक साथ खाना खाता है। वो लोग अकीरा के बारे में जो भी जानते हैं बताने लग गई थे। अकीरा कहता है वैसे आपका प्लेस कौन से कंट्री में आता है। इसके बाद अकीरा को जानने के लिए मिलता है उनके प्लेस में कोई कंट्री नहीं है। उनके पूरे वॉल को एक गैंग कंट्रोल करती है जिसको वो लोग ओएल कहता है। ओएल के बारे में सबकी राय अलग अलग थी। किसी के लिए ये गैंग बहुत ज्यादा सही है और किसी के लिए ये बहुत बुरी थी। खैर जो भी हो, मोटा मोटी तौर पर अकीरा ने एक बात को जान लिया था, उनके प्लेस में कोई बाउंड्रीज नहीं है। उनके पूरे वॉल को ओएल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, और वो लोग भी नहीं जानते कब से अकीरा उस ब्लू ड्रम यानी ब्लू मशीन पे था। खैर इसके बाद वेयर का पार्टनर कहता है ये बात हमें वेयर को बता देना चाहिए, हमारे पास लॉर्ड है। उसकी बात सुन के वेयर कहता है तुम भी इस बात को जानते हो, हमारे लॉर्ड को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। एक ऐसे टाइम में ओवेल को इनके बारे में बता देना हमारे लॉर्ड के लिए सही नहीं होगा। वेयर की बातें सुनकर उसका पार्टनर कहता है लेकिन तुम इस बात को भी जानते हो इससे पहले क्या हुआ था। वेयर थोड़ा डर जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये बात बस हम ही जानते हैं, हमारी फैमिली में लॉर्ड भी है। अगर ये बात हम लोग बाहर पब्लिक नहीं करते हैं तो कोई भी हमें कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इस बात को अब बंद कर सकते हैं। खैर अभी आप सो सकते हो। अकीरा वेयर और उसके फैमिली को देखकर बहुत हैप्पी होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर अकीरा अभी अपनी पुरानी बातों को याद करने का ट्राई कर रहा था। वेयर का पार्टनर अपने किसी काम से रात को बाहर चला जाता है, और साथ ही सीन आता है एक लड़की के ऊपर जो कि उनको देख रही थी। सुबह अकीरा अपने मुंह को देखकर याद करने का ट्राई करता है पहले उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसकी बाद ईडी अकीरा के पास आती है और वो कहती है मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी। ईडी अकीरा को लेके आ जाती है मार्केट में। उनके पूरे मार्केट को देख के अकीरा इस बात को जान गया था, हालांकि वो अपने टाइम से बहुत आगे आ चुका है, लेकिन ये लोग उनके टाइम से बहुत पीछे चल रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर इनके पास अब तक कोई मोबाइल या फिर टीवी नहीं था। ईडी अकीरा को लेके आ जाती है उनके प्लेस के लाइब्रेरी में, जहाँ पर अकीरा उनके प्लेस के बारे में पढ़ने लग गया था, लेकिन उधर भी उसे कुछ ज्यादा नहीं मिलता, यानी उनके प्लेस के बारे में कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं था। अकीरा और ईडी बाहर आता है। अकीरा कहता है क्या तुम मुझे ओवेल के बारे में कुछ और बता सकती हो। ईडी ओवेल के बारे में सुनकर ही बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है वो अच्छे लोग नहीं होते। उनके आगे एक रिचुअल हो रहा था, उस रिचुअल में 4 लड़कियां एक दूसरे को सिलेक्ट कर रहे होते हैं अपने आगे आने वाले दिनों के लिए। अकीरा को ये सीन बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि ये शादी जैसा लग रहा था, लेकिन उधर कोई लड़का नहीं होता, चारों लड़कियां थी। ईडी कहती है मुझे नहीं पता ये शादी क्या होता है।
लेकिन हमारे प्लेस में ये रिचुअल किया जाता है ताकि लोग एक दूसरे के साथ रहे। जैसे कि मेरे फैमिली में जो लोग हैं उन्होंने अपने साथ ही ये रिचुअल किया था और इसलिए वो लोग एक साथ है। अकीरा को समझ में आ गया था उनके प्लेस में इसे साड़ी नहीं कहते, ये उससे अलग था, बस 19-20 का फर्क है। रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए अपने पार्टनर्स को कुछ देना पड़ता है पहनने के लिए। ये सीन देखकर अकीरा को अपनी बातें याद आता है। जब वो रियल वॉल में था तब उसने भी अपने पार्टनर को एक रिंग दिया था। अकीरा तोवा नाम के एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन अब उसका लाइफ पूरा बदल चुकी है। अकीरा अपने पुरानी बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर इसी बीच ईडी की मॉम उसके पास आती है। ईडी की मॉम कहती है, क्या आप हमें एक हेल्प कर सकती हो? अकीरा ईडी की मॉम के साथ एक ट्रैक्टर के पास आता है। बेस के लिए ये ट्रैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये अब खराब हो चुकी है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अकीरा ट्रैक्टर के पास आके देखता है, जहाँ पर उसे पता चल गया था इसे कैसे सही करना है। अकीरा उस ट्रैक्टर को सही कर देता है, जहाँ पर इससे विलेज के सारे लोग बहुत हैप्पी होता है। लेकिन इसी बीच उधर ओएल के मेंबर आ जाता है। ओएल का कमिश्नर, जिसका नेम था कैनल, वो इधर आ चुका था। उसे देख के सब लोग डर जाता है, जहाँ पर वेर बहुत गुस्सा था। उसे पता चल गया था उसके पार्टनर ने धोखा दिया है। जहाँ पर इसके बाद वेर का पार्टनर कैनिस को अकीरा दिखा देता है। वेर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कैनिस के सामने कुछ नहीं कर सकता। वेल इसके बाद कैनिस अकीरा के सामने आके बहुत बुरा वाला बातें कहने लग गया था और आखिर में कैनिस अकीरा को पकड़ के कहता है, तुझे हमारे साथ आना होगा क्योंकि तू बहुत पुराने टाइम से है, इसलिए तेरे साथ हमारा बहुत काम है। अकीरा कहता है, आखिर मैं नहीं जाना चाहता तो क्या होगा? जहाँ पर इसके बाद कैनिस अकीरा को मारने लग गया था। कैनिस अकीरा को फोर्स करने लग जाता है, जहाँ पर अपने लॉर्ड को ऐसे देखकर वेर उनके पास आता है। वेर कहता है, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे गॉड के साथ ऐसा मत कीजिए। कैनिस सजा के तौर पे वेर के पैरों में गोली मारता है। वेर का हाल बुरा हो चुका था। उसकी पत्नी कैनिस के पास आती है और वो भी रिक्वेस्ट करने लग गई थी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन कैनिस किसी की बातें सुनने नहीं वाला था। वो अपनी ही बातों में अड़ा हुआ होता है। साथ ही कैनिस की बातें बहुत गंदी होते हैं, जहाँ पर इसे तंग आकर वेर कहता है, मैं ये सारी बातें रिपोर्ट करने वाला ताकि आप ऐसा दूसरों के साथ ना कर पाओ। उसकी बातें सुन के कैनिस को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो वेर को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लग गया था, जहाँ पर आखिर में कैनिस कहता है, अकीरा के साथ ही तुम वेर और उसके बच्चे को भी एक साथ लेके आ जाओ। इन दोनों ने गलती किया है और सजा देने के बाद इन दोनों को फिर से फ्री कर दिया जाएगा। कैनिस की बातें सुन के वेर का पार्टनर कहता है, लेकिन आपने ऐसा हमें नहीं कहा था। कैनिस कहता है, मुझे भी पता नहीं था ये बात सच है, और इधर आने के बाद मुझे और भी सारी बातें पता चला, और वैसे भी मेरे पास इतना पावर है कि मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, तो इसलिए मेरे सामने ज्यादा बकना मना है। वेल इसके बाद वो लोग अकीरा, वेर और ईडी को उठा के ले आता है। अकीरा वेर को कहता है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे लिए हो रहा है। जहाँ पर वेर कहता है, कोई बात नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया, ओवेल ऐसे ही है। इसी बीच उनका ट्रेन एक जगह में आके रुक जाता है। जगह सुनसान था, इधर ट्रेन रोकने का कोई सीन नहीं बनता। अकीरा सुन पाता है कैनिस अपने सोल्जर को कह रहा था, इन दोनों को इधर मार के खत्म कर देता है। वेल इसके बाद सोल्जर आके ईडी और वेर को पकड़ के ले जाता है। अकीरा समझ गया था वो लोग आके क्या करने वाला है। जहाँ पर अकीरा कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनने वाला था। वो लोग अपने काम में बिजी होता है। वो लोग उन दोनों को मारने वाले थे, लेकिन कुछ होने से पहले एक लड़की उनके प्लेस में आके अकीरा को फ्री कर देती है। उसने ट्रेन के उसी सेल को तबाह कर दिया था, जहाँ पर उसको देखकर सब लोग शॉक्ड होता है। अकीरा भी उसे देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, तुम कौन हो? जहाँ पर वो लड़की कहती है, वेल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों को बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर तुम मेरे डील को एग्री करती हो तो मैं इन दोनों को बचा सकती हूँ। अकीरा के पास और कोई चॉइस नहीं था, जहाँ पर वो कहता है, ठीक है, अगर तुम बचा सकती हो तो मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर कैनिस उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा था। कैनिस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद वो लड़की कैनिस को दूर मार के गिरा देती है। कैनिस को इस हाल में देखकर सब लोग शॉक्ड होता है। कैनिस को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सोल्जर को इस लड़की को मारने के लिए देता है। इसके बाद उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर उस लड़की ने बहुत इजीली सबको मार दिया था। वो लड़की फाइट में बहुत अच्छी होती है, कोई भी उसे रोक नहीं पाता। आखिर में कैनिस बच के आ जाता है एक मशीन गन के पास और उसके बाद वो अटैक करने लग गया था, लेकिन इससे भी उस लड़की का कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक कर देती है। लड़के के अटैक का इम्पैक्ट बहुत था, जहाँ पर कैनिस मर जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। ईडी और वेर बच गई थी, लेकिन अब भी ये डील खत्म नहीं हुआ था। वो लड़की अकीरा के पास आती है, जहाँ पर अकीरा कहता है, क्या तुम कोई मैजिशियन हो? इसके बाद वो अपना मुंह दिखा दिया है, जहाँ पर इसे देखकर अकीरा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये तोवासा था। तोवासा यानी वही लड़की जिसको अकीरा ने रिंग गिफ्ट किया था।
तुआसा कहती है हम दोनों शादी करने वाले हैं। बैगन। एक अनजाने लड़के ने अकीरा को बचा लिया था। अकीरा उसे देख के हैप्पी होता है क्योंकि उसमें उसे तुआसा दिख रही थी जो कि उसका होने वाली फियांसी है। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है उसका नेम तुआसा नहीं है, उसका नेम है युगुरे। और इसके बाद वो अकीरा के पास आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करने लग जाती है। आखिरी एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था अकीरा ने उस लड़के के साथ डील किया था और उसी डील के चलते अब अकीरा को उस लड़के की बातों को मानना पड़ेगा। युगुरे अकीरा के साथ शादी करना चाहती है लेकिन अकीरा इस शादी के लिए रेडी नहीं था। कहता है मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे इसके बारे में पता नहीं था तुम ये सब कहने वाली हो। खैर इसके बाद ही युगुरे एक रिंग को निकालती है जिसको अकीरा चाहता था। अकीरा कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिली, जहाँ पर युगुरे कहती है मैं इसके आगे तुम्हें कुछ और नहीं बता सकती। इसी बीच अकीरा के पास ईडी आती है। उनके पापा के पैरों में गोले लगी थी और इसलिए वो बेहोश हो चुके थे। युगुरे कहती है हम अपनी बात बाद में कर सकते हैं, पहले हमें इन्हें बचा लेना चाहिए। इसके बाद वो लोग ईडी के पापा को उनके घर पे ले आता है। जिस पर्सन ने अकीरा के बारे में ओएल के लोगों को कहा था वो अकीरा के आगे माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसे भी पता नहीं था ओएल के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। अकीरा उसे बहुत इजीली माफ कर देता है क्योंकि उसने भी अपने लोगों के बारे में सोचकर ही ऐसा किया था। अकीरा कहता है मेरा इधर रहना सही नहीं होगा क्योंकि वो लोग मेरे पीछे आ सकता है। अकीरा फैसला करता है रात के अंधेरे में ही वो इधर से चला जाएगा ताकि उनको पता ना चले। अकीरा को ऐसे जाता हुआ देखकर वो लोग हैप्पी नहीं होता है लेकिन उनके पास भी और कोई चॉइस नहीं था। इसके बाद अकीरा और युगुरे बातें करता है। युगुरे कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इसी बात को सुनकर अकीरा कहता है लेकिन मैं तुम्हारे दिल को नहीं मान सकता और वैसे भी तुम एक बहुत बड़े इडियट हो, मेरे साथ आकर भी तुम्हें क्या मिलने वाला है। युगुरे कहती है तुम इस बात को मत भूलना, मैंने तुम्हें बचाया था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करके आ जाते हैं उसे लैब में जहाँ से अकीरा का ये स्टोरी स्टार्ट हुआ था। अकीरा को ऐसा लगता है लैब में अच्छी तरह से देखने के बाद उसे कोई क्लू मिलने वाला है। उसका हेल्प लेके वो अपने पुरानी बातों को याद कर सकता है लेकिन उधर अंधेरा बहुत था। अच्छी तरह से देखने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच युगुरे को किसी का एहसास होता है कोई इधर आ रहा है। युगुरे अकीरा को पकड़ के साइड में ले आती है जहाँ पर अकीरा इससे बहुत ज्यादा शौक था। हमला अचानक से हुआ था। अकीरा कहता है तुम क्या कर रही हो। युगुरे कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैंने एहसास किया इधर कोई आ रहा है और मुझे नहीं लगता वो कोई तुम्हारा दोस्त है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर दो लड़कियां आता है जहाँ पर वो दोनों अकीरा को ढूंढ कर ही इधर आई थी। उनको इस बात का पता होता है अकीरा इधर से ही निकला था। वेल इसके बाद उनको भी एहसास होता है इधर उनके अलावा भी कोई है, इसलिए वो लोग अपने मैजिक का यूज करके पता करता है इधर कौन है। उनको देख के अकीरा इस बात को जान गया था वो लोग भी युगुरे की तरह एंजॉयड है। खैर इसके बाद हाकुबो अपने मैजिक का यूज करके पता कर लेती है इधर उनके अलावा भी कोई है। युगुरे ने अपने और अकीरा के ऊपर मैजिक का यूज किया था और इसलिए वो दोनों इनविजिबल होता है। जहाँ पर इसके बाद हाकुबो पता कर लेती है इधर एक बच्ची है। योइगामी इसी बच्चे के पास आती है जहाँ पर इस बच्चे को देखकर अकीरा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि ये थी ईद ही, लेकिन वो इतना रात को इधर क्या कर रही थी इस बात का आंसर उसे नहीं मिला था। खैर योइगामी अपने स्वॉर्ड को लेकर ईदी के पास आकर उससे सवाल करने लगी थी क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। अकीरा इससे डर जाता है। कहती है मुझे इस बात का पता है इधर से कोई बाहर निकला है और उसके साथ एक लड़की है और उन्होंने ही ओवेल के जनरल कैनिस को मारा है। योइगामी कहती है हमें भी इस बात का पता है लेकिन क्या तुम मुझे ये कह सकती हो वो लोग कहाँ पर गए हैं और वो लोग थे कौन। जहाँ पर इसी बात को सुनकर ईडी कहती है इस बात का आंसर मैं नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मेरे फादर और मुझे बचाया था, इसीलिए मुझे माफ कर देना। ईडी की बातें सुन के वो लोग डिसअपॉइंट होता है लेकिन इससे ज्यादा वो लोग कुछ भी नहीं करते, वो लोग चले जाते। उनके जाने के बाद युगुरे और अकीरा बाहर आता है जहाँ पर अकीरा ईडी के पास आकर कहता है तुम इधर क्या कर रही थी। ईडी कहती है मुझे आपको एक चीज देना था, ये आपके लिए ही है। इसके बाद ईडी अकीरा को एक घड़ी देती है जहाँ पर अकीरा उसे पहन लेता है और वो घड़ी अनलॉक हो चुका था। उस घड़ी के अंदर उसके लिए एक मैसेज था जो कि ये 200 साल पहले की थी। अकीरा उसी मैसेज को देखता है जो कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी और ये तुआसा की रिकॉर्डिंग थी। उसी रिकॉर्डिंग में तुआसा कह रही थी तुमने मेरा बहुत केयर किया और मैं तुम्हें भी बहुत चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात को मान सकती हो, प्लीज मेरे बारे में भूल जाओ। जहाँ पर इसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अकीरा इसे सुन के बहुत अपसेट होता है और इसके बाद वो टाइम को देखता है जहाँ पर ये था 200 साल पहले का।
यानी इसका मतलब यही था, अब तक तुआसा मर चुकी है। युगोरे कहती है, वैसे अकीरा इसके बाद तुम क्या करोगी? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टोक्यो में जाके मैं अपने घर पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं सारी बात जान पाऊँ उधर क्या हुआ था। युगोरे कहती है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाने वाली हूँ। और इसके बाद वो अकीरा के पास आ जाती है, जहाँ पर अकीरा कहता है, मैं अब भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ये कभी नहीं हो सकता। इसके बाद रात को ईडी उनके साथ ही रहती है। रात को अकीरा और युगोरे बातें करता है, जहाँ पर अकीरा कहता है, वो दोनों कौन थे? युगोरे कहती है, वो दोनों भी मेरी तरह एंड्रॉइड थे, उनमें से एक का नेम हाकुबो था और एक का नेम था योगामी। अकीरा कहता है, क्या तुम भी ओएल के लिए काम करती हो? जहाँ पर इसके बाद युगोरे कहती है, मैं इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। अकीरा कहता है, वैसे तुम मेरे साथ शादी करने की बात में इतना उलझी क्यों हो? युगोरे अकीरा के पास आकर कहती है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। और इसके बाद युगोरे अकीरा के ऊपर आती है। अकीरा इससे बहुत ज्यादा शर्मा किया था। वो कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज मेरे से दूर हो जाओ। ऐसे ही उनका सुबह हो जाता है। ईदी का टाइम हो चुका था अपने घर वापस लौटने का। अकीरा ईदी को बाय कह के युगोरे के साथ अपने जर्नी के लिए निकल जाता है। बातें करके वो लोग आ जाते एक समुद्र के पास और उनके सामने प्रॉब्लम ये थी, ये समुद्र अब उनको पार करनी होगी, लेकिन इधर कोई नाव नहीं था। लोकल पीपल के साथ बातें करके उनको ये बात पता चलती है, कभी कभार इधर कोई नाव आती है, यानी इसका मतलब ये था अब उनको इसी प्लेस में रुकना होगा। खैर इसी बीच इधर एक लोकल पीपल आता है ट्रैक्टर से और उनका लक अच्छा था क्योंकि उसके पास एक नाव होती है। वो लोग उसी बंदे के साथ बातें करते हैं और उसके ही नाव में आ जाते हैं। बंदा बहुत अच्छा था, उनके साथ बातें करके युगोरे और अकीरा को उनके जगह में पहुंचा देते हैं। अकीरा जापान आ गया था, लेकिन अभी उसके सामने एक बहुत बड़ा रास्ता होता है। अकीरा आगे आ रहा था, इसी बीच एक लड़की उसके पास आके टकरा के गिर जाती है। उसका सारा सामान नीचे गिर गया था और एक तो टूट भी गया था और इससे वो लड़की बहुत अपसेट होती है, वो रोने लग जाती है। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर अकीरा कहता है, मैं तुम्हें एक नया दिला दूंगा। इसके बाद युगोरे और अकीरा उस लड़की के सारे सामान को कलेक्ट करता है। युगोरे उस लड़की के पेंटिंग बुक को देखने लग जाती है, जहाँ पर ये सीन देख के वो लड़की युगोरे से अपनी बुक खींच के ले आती है और कहती है, ये मेरे लिए बहुत खास है। इसके बाद अकीरा एक दुकान में आकर उस बच्चे को उसका सामान दिला देता है जो उसका टूट गया था। लेकिन पैसे देने के टाइम में अकीरा एक बात को नोटिस करता है, दुकान में काम कर रहे बंदे के ऊपर उसके मालिक ने हाथ उठाया था। नॉर्मली ये बहुत गंदा चीज है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अकीरा अपनी बातें कहने वाला था, लेकिन इसके बाद युगोरे अकीरा को पकड़ के बाहर लाती है और इसके बाद वो कहती है, तुम इस बात को नहीं जानते, यही इधर का रूल है। हमारे वॉल्व में जो नीचे काम करता है यानी चौथे लोग होते हैं, उनको हम लोग लेतुजियन कहते हैं। लेतुजियन ज्यादातर गुलाम होता है, उन्होंने कोई क्राइम किया होगा या फिर उनका वैल्यू इतना नहीं होगा, इसीलिए उनको ऐसे काम दिया जाता है। ओएल वाले उनको पकड़ भी सकते हैं, उनको जेल में डाल भी सकते हैं। अकीरा उस लड़की को ब्रश दे देता है जो कि उसने तोड़ा था। अपने नए पेंटिंग ब्रश को पाके वो लड़की बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद वो कहती है, वैसे अब आप लोग कहाँ पे जाने वाले हो? अकीरा कहता है, वैसे हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, पहले हम लोग माउंट ओसोर जाएंगे और उसके बाद आगे की जर्नी तय होगी। बच्चे को उनके इस बात के बारे में पता था, वो लोग गार्ड के साथ बातें नहीं करना चाहते या फिर उनको अपना मुंह दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती है, अगर आप लोग उधर जा रही हो तो बीच में आपका चेक पॉइंट होगा जहाँ पर आपको चेक किया जाएगा। मुझे एक रास्ते के बारे में पता है जहाँ पर कोई चेक पॉइंट नहीं आता, आप लोग माउंट ओसोर पहुँच जाओगे और आपको कोई भी चेक नहीं करेगा। जहाँ पर उस बच्चे की बात को वो लोग मान लेते हैं। इसके बाद वो बच्ची उनको लेके आ जाती है जंगल में, यानी ये जंगल वाला रास्ता था। रास्ते में आते हुए ओमोरू युगोरे का स्केच बनाती है जो कि उसके जैसा ही लग रहा था। अकीरा ओमोरू के स्केच को देख के बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि ये उसके फियोंसी यानी तुआसा जैसे लग रही थी और इसलिए अकीरा उसको ही देखते जा रहा था। युगोरे कहती है, क्या तुम भूल चुके हो, ये पेंटिंग मेरे ऊपर किया जा रहा है। खैर इसके बाद अकीरा ओमोरू की तारीफ करता है क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा स्केच बनाती है। ऐसे ही आते हुए उनका रात हो चुका था। रात को वो लोग एक प्लेस में आके रेस्ट करते हैं जहाँ पर उनके पास खाना अच्छी तरह से था। वो लोग खाना खाते हैं जहाँ पर अकीरा को इस बात का पता चलता है युगोरे एक एंड्रॉइड हो सकती है लेकिन उसका फ्यूल खाना ही था। और इसके बाद युगोरे अपने बॉडी के एक सिंबल को दिखाने लग जाती है जो कि उसके चेस्ट में था। अकीरा उस सिंबल को छूने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, लेकिन इसके बाद युगोरे कहती है, तुम जो कर रही हो आगे इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। इसके बाद युगोरे बातें करती है ओमोरू के उसे स्केच बुक के बारे में जो कि उसके लिए बहुत खास है। युगोरे कहती है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ उसके साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ओमोरू कहती है, ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें मेरी मॉम डैड है, उनको देखकर ही मैंने स्केच बनाना स्टार्ट किया था और अब मैं ऐसे ही स्केच बनाती हूँ और स्टोरी लिखती हूँ।
इसके अंदर मेरे मॉम डैड की भी स्टोरी है। वेल इसके बाद अकीरा और ह्यूगोरे उसी स्केच बुक को देखने लग जाता है। उन दोनों को ओमोरू के स्केच देख के बहुत अच्छा लगा था। ओमोरू भी ये सीन देखकर बहुत हैप्पी होती है। खैर इसके बाद वाले दिन में वो लोग पहुंच जाते हैं उनके डेस्टिनेशन में। वेल इसके बाद वो दिनों नॉर्मल बंदों की तरह उसी सिटी में एंटर कर लेता है। गार्ड उनको देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। फाइनली वो लोग अपने दूसरे सिटी में एंटर कर लेता है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। माउंट ओसोर में आने के बाद ह्यूगोरे को बहुत जोर का भूख लगता है, इसलिए वो लोग एक प्लेस में आके खाना खाते हैं। इसी बीच वो लोग बातें भी करते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है इधर भी बहुत सारे लेटोजियन हैं। बातें करते हुए ह्यूगोरे बहुत स्पीड से खाना खा रही थी और उसने अकीरा के प्लेट का भी खाना खा लिया था, जहाँ पर इससे अकीरा गुस्सा होता है। वो अपने लिए एक और प्लेट लाने के लिए जाने वाला था, लेकिन इसी बीच उसके चारों ओर से गार्ड आता है। उन्होंने अकीरा को पकड़ लिया था। वो लोग कहते हैं तुम अपना हाथ ऊपर करो। इसके बाद उनके चारों ओर से गार्ड आता है और उन्होंने उन तीनों को ही पकड़ लिया था। गार्ड का बॉस मरलम उनके पास आता है और वो अपने बालों को लहराते हुए कह रहा था, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मैं जो काम करता हूँ ये भी बहुत अच्छी होता है। इनको पकड़ने के बाद मेरा प्रमोशन पक्की है। मरलम को देख के अकीरा बहुत डर किया था, क्योंकि उसकी बातें बहुत अजीब से होता है। खैर इसके बाद ओमोरू मरलम के पास आके कहने लग जाती है, आपने जो कहा था मैंने वैसा किया और अब आप अपना वादा निभाने वाले हो। ये सीन देख के अकीरा और ह्यूगोरे जान जाता है ओमोरू ने उनके साथ धोखा किया है, जहाँ पर इसके बाद ओमोरू रिक्वेस्ट करने लग जाती है, आपने कहा था अगर मैं अपना काम कर लेती हूँ तो आप मेरे मॉम डैड के सारे स्केच बुक को मुझे लौटा देंगे। मैंने अपना काम कर लिया और अभी आपको अपना काम करना है। मार्लम कहता है, मुझे पता था एक लेटोजियन हमारी बात को वैसे भी सुनेगा। ऐसे अगर तुमने उस दिल को अपने दिल में लिया है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे मॉम डैड के स्केच बुक को अब तक हम लोगों ने नहीं चलाया होगा। मार्लम की बातें सुन के ओमोरू बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकती। मार्लम को ओमोरू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका काम बन चुका है तो इसलिए अब ओमोरू उसके लिए कुछ भी नहीं है। मार्लम ओमोरू को दूर फेंक देता है, जहाँ पर इसके बाद वो उन सबको पकड़ने वाला था। अकीरा ह्यूगोरे को कहता है, क्या अभी तुम हमें बचा सकते हो? ह्यूगोरे कहती है, मैं तुम दोनों को बचा नहीं सकती, मैं बस तुम्हें बचा सकती हूँ। वेल इसके बाद ओमोरू खड़ी होती है, जहाँ पर वो मरलम के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। मरलम के ऊपर अटैक हो चुका था, इसलिए सारे गार्ड उनको देखने लग जाते हैं। ओमोरू कहती है, अभी तुम दोनों के पास मौका है, प्लीज इधर से भाग जाओ। ह्यूगोरे अकीरा को लेके भाग जाती है, यानी अलग प्लेस में आ जाती है। ओमोरू के ऊपर मरलम को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो ओमोरू को मारने लग गया था। मरलम देख पाता है उधर ओमोरू का स्केच बुक भी है। इधर हमें दिखाया जाता है ह्यूगोरे अकारी को लेके आ जाती है एक सेफ प्लेस में, जहाँ पर इसके बाद अकारी कहने लग गया था, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, हमें ओमोरू को बचाना होगा। इसी बात को सुनकर ह्यूगोरे कहती है, तुम इधर से कहीं नहीं जाने वाले, तुम्हें भी इस बात का पता है उसने हमें धोखा दिया, तो इसके बाद भी हम लोग उसके पास क्यों ही जाएंगे। अगर तुम फिर से उसे बचाने के लिए चाहती हो तो ओयल के लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और मैं तुम्हें रेस्क्यू भी नहीं कर पाऊंगी। कहता है, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं उधर जाने वाला हूँ। ह्यूगोरे कहती है, लेकिन मैं उधर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे भी कुछ प्रिंसिपल है। अकीरा कहता है, अगर तुम्हारे पास अपने प्रिंसिपल है, मेरे पास भी अपने प्रिंसिपल है और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमोरू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीन आता है ओमोरू के ऊपर। मरलम ने उसके स्केच बुक को पकड़ लिया था और इसके बाद वो कहता है, क्या मैं इसे जला दूं? तुमने जो किया ये उसके सामने बहुत छोटी पनिशमेंट होगी, लेकिन मैं ऐसा ही करूंगा। ओमोरू रोकर रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज इसको मत चलाओ। लेकिन मरलम उसकी बातें नहीं सुनता, वो ओमोरू के बुक को चला देता है। ओमोरू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती। इधर हमें दिखाया जाता है ह्यूगोरे कहती है, अगर मैं उसको बचा के लाती हूँ तो क्या तुम इसके बाद मेरे साथ शादी करोगी? अकीरा कहता है, वेल मैं इधर कुछ भी नहीं कह सकता, और वैसे तुम इस बात का याद रखना, तुम कोई इंसान नहीं, एक एंड्रॉइड हो। इसके बाद वो ह्यूगोरे का हेल्प ना लेते हुए उनके पास जाने लग गया था। ओवेल वालों ने आमोरू को एक सेल में लॉक कर दिया था, इससे वो बहुत दुखी होती है। उसके साथ गद्दारी हुआ था, लेकिन ये बात अलग है, उसने भी दूसरों के साथ ऐसा ही किया था। आमोरू एक साउंड को सुन पाती है जो कि उसकी सेल के बाहर से आ रहा था। इसके बाद उसके सेल का डोर ओपन होता है। ये किया था आकिरा ने, जहाँ पर इसके बाद वो आमोरू के पास आके उसके लॉक को खोलने लग गया था। आमोरू ये सीन देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था इतना कुछ करने के बाद भी आकिरा उसे बचाने के लिए आ सकता है। आकिरा कहता है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे पता है तुमने अपने मॉम डैड की किताबों को पाने के लिए ऐसा किया और बाहर जाके तुम फिर से अपने काम में लग सकती हो।
सारे सिक्योरिटीज इधर उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता था सेल में कुछ हो रहा है। आकिरा अमूरू को लेके भागने वाला था, लेकिन इसी बीच गार्ड उनको देख लेता है। आकिरा के पास अपना वेपन होता है जो कि उसने उन्हीं सिक्योरिटी से ही लिया था। वो लोग बस सेल के बाहर भागने वाले होता है, लेकिन इसी बीच उनके आगे मरलम आ जाता है। मरलम कहता है, ये मेरा एक प्लान था, मुझे पता था अगर तुम लोगों को एक मौका मिलता है तो तुम लोग बाहर इधर से ही आओगे। इसके बाद वो लोग आमूरू और आकिरा को पकड़ लेता है। आकिरा के ऊपर अटैक किया गया था। ये सीन देख के आमूरू बहुत दुखी होती है। वो कहती है, आप लोग मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हो, बस इसको जाने दो। लेकिन उसकी बातें मरलम नहीं सुनने वाला था और इसके बाद वो आमरू के बारे में बात करने लग जाता है। इससे आकिरा को गुस्सा आता है और वो मरलम के शर्ट को पकड़ लेता है। मरलम को इससे बहुत गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है उसके कपड़े खराब हो चुके हैं, इसीलिए वो आकिरा को मारने के लिए कह देता है। जहाँ पर गार्ड उसके पास आके उसको मारने लग चुके थे। बहुत मार खाने के बाद भी वो आमरू को हौसला दे रहा था। वो लोग एक साथ बाहर जाएंगे और उसके बाद आमरू अपना स्केच बना सकती है। आमरू का सपना पूरा होके रहेगा। जहाँ पर इसके बाद मरलम कहता है, तो ऐसी बात है, मुझे पता था लेथोजियन की आपस में बहुत बनती है, इसीलिए मैं इसको ही उड़ा देता हूँ। और इसके बाद वो आमरू को खत्म करने के लिए कह देता है। जहाँ पर इसके बाद गार्ड आमरू के पास आके उसे मारने वाले थे। आकिरा कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास ना ही स्ट्रेंथ और ना ही वेपन थे। लेकिन सही टाइम में इधर आ जाती है युगुरे और इसके बाद वो आमरू को बचा लेती है। एंड्रॉइड को देख के मरलम कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक साथ तीनों मिल गए। इन तीनों को एक साथ पकड़ के मुझे अपना प्रमोशन मिल जाएगा। जहाँ पर इसके बाद गार्ड हिगुरे के पास आता है, लेकिन इसके बाद हिगुरे अपना पावर सबको दिखा देती है। उसने बहुत इजीली सारे गार्ड्स के वेपन को तोड़ दिया था, यानी उनके पास अब कोई वेपन नहीं है। इसके बाद वो अपने फाइटिंग स्किल का यूज करके सबको हरा देती है। मरलम को ये सीन देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो अपने वेपन को निकाल के अटैक करने लग गया था। ह्यूगो उसके अटैक को रोकती है और बहुत इजीली वो मरलम को हरा देती है। मरलम एक टॉयलेट के टंकी में आके गिर गया था और उसका काम खत्म हो जाता है। वेल इसके बाद अकीरा कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि तुमने कहा था तुम अपने इरादों को कभी नहीं बदलती। ह्यूगो कहती है, मैं एक एंड्रॉइड हूँ, इसीलिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मैं तब वो लॉजिकली बातें कर रही थी और अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैं इधर कभी नहीं आती। लेकिन इसके बाद जाके मुझे पता चला ओमुरू को बचाना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं इधर आ गई उसको बचाने के लिए। आकिरा ह्यूगो के फैसले से बहुत हैप्पी था और वो इसके लिए थैंक यू कहता है। वो लोग उस कैंप से बाहर आता है। ओमुरू के पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़ा नहीं था, जहाँ पर ह्यूगो ओमुरू का फिर से हेल्प करती है। उसने कैंप से कपड़े को चोरी किया था। आमरू के पास कपड़ा आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो उसे पहनने लग जाती है। ह्यूगो आमरू को ढक रही थी, जहाँ पर इसी बीच वो नोटिस करती है आमरू के बैक साइड में बहुत सारे निशान होता है। आमरू के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया गया था, ये सब उनके थे। ह्यूगो कहती है, मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पर इसके बाद वो आमरू के बैक साइड को हील कर देती है। आमरू बहुत हैप्पी होती है और इसके बाद वो कहती है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे बैक साइड में एक टैटू है, क्या आप इसको निकाल सकती हो? वेल इसके बाद ह्यूगो अपना काम कर देती है। आमरू को पेन हुआ था, लेकिन बाद में जाकर ह्यूगो आमरू के बैक साइड में उसके आर्ट का एक ड्राइंग बना देती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। आमरू ये सीन देखकर बहुत हैप्पी होती है और बाद में वो फैसला कर लेती है वो उनके साथ ही आके जाने वाली है। आमरू के फैसले को सुनकर आकिरा पहले डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो भी रेडी हो चुका था। वो लोग एक साथ जा सकते हैं। आमरू कहती है, मैं आपके साथ जाऊंगी और रास्ते में जो भी मिलता है मैं उन सब का स्केच बनाऊंगी। गुरे भी आमरू की बातें सुन के हैप्पी होती है और इसके बाद वो तीनों एक साथ आगे बढ़ने लग जाता है। बातें करते हुए वो लोग आ जाते हैं आओमोरी टाउन में। आओमोरी टाउन ह्यूगो के लिए नया जगह नहीं था, लेकिन ये बहुत बदल चुकी थी। वो लोग देख पाता है चारों ओर घर होता है, लोग इधर उधर जा रहे थे और उस प्लेस में बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था फीका का। कीरा कहता है, ये फीका क्या होता है? जहाँ पर इसके बाद आमरू कहती है कि इस प्लेस में एक रोमांटिक प्रोग्राम है। इधर लोग जाते हैं और अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं, जो कि बहुत रोमांटिक सा होता है। ये बात सुन के ह्यूगो बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने फियांसे के साथ ही हूँ। आमरू भी इस बात को सुन के बहुत एक्साइटेड होती है। सुनने के बाद आकिरा कहता है, वेल मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ आमरू हमारे साथ रहना चाहती है और तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम लोग एक बात को नहीं जानते, मेरा प्यार कोई और है। मैं तोआसा नाम की लड़की को पसंद करता हूँ और उसके लिए ही अब मैं ये काम कर रहा हूँ। आमरू कहती है, अगर ऐसा बात है वो तुम्हें मिल जाए तो उसको भी अपने साथ ले आना, हम चारों एक साथ पार्टनर बन जाएंगे। वेल आकिरा की बातें सुन के ह्यूगो गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है, वेल वो तुम्हारा ट्रू लव हो सकती है, लेकिन मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरा प्यार भी सच्चा है। आमरू कहती है, ये सही बात कर रही है। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों एक साथ ही कहने लग जाता है, तुम्हें हमारे साथ फीका में आना ही होगा।
आकिरा फंस गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस टाउन के माफियाज को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस टाउन के माफियाज को। वो लोग अपने वेपन का डील कर रही होता है। हमें बताया जाता है कार्ल क्रोम लॉन्टेनो के बारे में। लॉन्टेनो उनके प्लेस के माफिया फैमिलीज का सरनेम होता है। कार्ल क्रोम लॉन्टेनो उनका अगला माफिया बॉस बन सकता है। उसके पास सारी चीजें थी। वो अपना डील कर रहा था। जहाँ पर इसी बीच उधर आ जाती है फिडेस। फिडेस भी उसी माफिया फैमिली से आती है। जहाँ पर इसके बाद वो इधर आके उसको पकड़ लेती है जिसने गद्दारी करने का सोचा था। इसके बाद वो दोनों मिलके उस गद्दार को मार देता है बहुत बुरी बेरहमी से। और इसके बाद हमें बताया जाता है उनके करतूत है जो कि एक ग्रे साइड में होता है। इसको हम लोग बुरा भी नहीं कह सकते और अच्छा भी नहीं कह सकते। और हमें बताया जाता है उनकी फैमिली के बारे में, जहाँ पर फिडेस या फिर कार्ल क्रोम आके होने वाला माफिया बॉस बन सकता है। लेकिन अगर वो लोग अपने पार्टनर को ढूंढ नहीं पाएंगे तो वो लोग माफिया बॉस नहीं बन सकते। माफिया बॉस होने के लिए उनके पार्टनर का होना इम्पोर्टेंट था। जहाँ पर रात को भी लॉन्टेनो फैमिली के बीच में यही सारी बातें हो रहा था, कैसे वो लोग अपने पार्टनर को ढूंढने वाला है। कार्ल क्रोम कहता है उनके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि जल्द ही उनकी जगह में फी का फेस्टिवल होने वाला है और उधर वो लोग अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। कार्ल क्रोम कहता है वैसे फिडेस अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। जहाँ पर फिडेस कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ क्यों आना पसंद करूंगी। मैं भी उसी फीका में जाऊंगी और उसके बाद मैं अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर लूंगी। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर आमोरू और ह्यूगोरे फीका में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वो लोग आकिरा को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इसके बाद आकिरा उन दोनों को मना करता है क्योंकि उसको ये सब देखना नहीं था। आकिरा की बातों से ह्यूगोरे गुस्सा होती है, जहाँ पर इसके बाद वो बाहर आ जाती है। ह्यूगोरे के साथ आमोरू भी फीका फेस्टिवल में आ जाता है और इसके बाद वो लोग देखने लग गए थे कहाँ क्या हो रहा है। जहाँ पर आकिरा ऐसे ही सिटी को घूमने लग गया था। आकिरा मार्केट में आ जाता है और इसके बाद उसे सुनने के लिए मिलता है फीका आओमोरी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उसी के बारे में चारों ओर बातें हो रहा था। जहाँ पर इन्हीं बातों के बीच में आकिरा को पता चलता है फीका में माफिया के लोग भी आने वाले हैं। माफिया के लोग फीका में आएंगे और इसीलिए सिक्योरिटी इतना सारा हाई था। इसी बात को सुनकर आकिरा डर जाता है, लेकिन उसको देखना भी था वो लोग कैसे दिखता है। साथ ही उसे इस बात का पता था ह्यूगोरे और ओमोरो भी उधर ही है, इसीलिए आकिरा भी उसी फीका फेस्टिवल में आ जाता है और उसके बाद वो देखने लग गया था। ओमोरू और ह्यूगोरे के पास लोग आता है अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो दोनों इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थे। खासकर ह्यूगोरे बहुत ज्यादा गुस्सा थी आकिरा की बातें सुन के। पहले इसके बाद आकिरा फेस्टिवल में आके कार्ल क्रोम को देखता है। उससे पता चल गया था उसके आगे जो बंदा है कार्ल क्रोम लॉन्टेनो वो एक माफिया है। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है और सारी लड़कियां उसको घेर कर उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बातें कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिडेस को, जहाँ पर उसका पार्टनर बनने के लिए लोगों का लाइन बन गया था। सारे एक एक करके अपने बारे में कह के उसको इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिडेस बहुत इजीली सबको रिजेक्ट कर रही होती है। फिडेस ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। जहाँ पर इसके बाद कार्ल क्रोम उसके पास आता है और इसके बाद वो कहता है अगर तुम ऐसे सबको रिजेक्ट करोगे तो तुम्हें आगे जाकर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वैसे भी मैं अपना पार्टनर तो सिलेक्ट कर ही लूंगा। कार्ल क्रोम की बातें सुन के फिडेस को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहती है मैं किसी को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकती, मैं जिसको पसंद करूंगी उसी को मैं सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद सीन आता है आकिरा के ऊपर। आकिरा ह्यूगोरे को देख लेता है, जहाँ पर ह्यूगोरे ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था। ह्यूगोरे गुस्से में थी और इसलिए उसने ऐसा किया था जहाँ पर वो नशे में होती है। एक एंड्रॉइड को ऐसे पीता हुआ देखकर आकिरा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसी बीच उसके पास आ जाते आमोरो और वो आकिरा के साथ बातों में बिजी हो जाती है। रात हो चुकी थी। आकिरा ह्यूगोरे को देखता है जहाँ पर वो इधर नहीं होती, यानी वो गायब हो चुकी है। इसीलिए आकिरा ह्यूगोरे को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो नशे में थी। आकिरा ह्यूगोरे को ढूंढते हुए ऊपर आ जाता है जहाँ पर अंधेरा था। उसके पास ही में एक लेडी थी। आकिरा उसे नहीं दिखता और इसलिए आकिरा से गलती हो जाता है। उस लेडी के पास एक ड्रिंक था जो कि उसके कपड़ों में गिर जाता है आकिरा की वजह से। बात को जानने के बाद ही आकिरा उसे सॉरी कहने लग जाता है, लेकिन आकिरा के मुंह से कुछ अलग ही वर्ड निकल गए थे जो कि उस लेडी को सस्पिशियस लगता है। और इसके बाद वो आकिरा को धर लेती है और कहने लग गई थी तुमने अभी मुझे क्या कहा। आकिरा डर जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था उसके आंखें वाली लेडी फिडेस लॉन्टेनो है, यानी माफिया बॉस बनने में से एक है। आकिरा कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा था। जहाँ पर इसी बीच इधर आ जाती है आमोरू। आमोरू आकिरा को ऐसे देखकर कहने लग जाती है हाँ इसने सही कहा, ये बहुत ज्यादा साफ लड़का है, ये आपके साथ ऐसा कुछ भी करने का सोचेगा भी नहीं, और वैसे भी ये बाकी सबसे बहुत अलग है, ये बहुत पुराने टाइम से आया है। आमोरू की बात सुन के फिडेस को पता चल गया आकिरा वही एंशिएंट ह्यूमन है जिसके बारे में लोग अब बातें कर रहे थे। फिडेस कहती है अगर ये बात सच है
अगर तुम वही बंदे हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, तुम्हें मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। फिडेस की बातें सुन के आंखें रखे फट के चार हो जाता है, जहाँ पर फिडेस कहने लग जाती है, मैं इस बात को जानती हूँ, ऑयल के लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ शादी कर लो तो इसके बाद वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और इसके बदले में मेरा भी काम बन जाएगा, मैं माफिया बॉस बनने के लायक हो जाऊंगी। फिर इसकी बातें सुन के आकिरा कहता है, वेल ये बात तो सही है, लेकिन इसमें प्यार कहीं भी नहीं है। अगर इसमें प्यार ही नहीं है तो मैं आपका पार्टनर बन के भी क्या ही करूंगा। फिडिस कहती है, प्यार किसको चाहिए, बस मुझे अपना काम निकलवाना है। खैर इसी बीच आकिरा जान पाता है फिडिस कालक्रम को पसंद करती है, जहाँ पर आकिरा कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप इसके साथ शादी क्यों नहीं करते। फिडिस कहती है, हाँ मैं इसे पसंद करती हूँ, लेकिन हमारी फैमिली का एक रूल है, कोई भी अपने कजिन के साथ शादी नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो माफिया बॉस हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर कालक्रम ह्यूगो को प्रपोज कर देता है। ह्यूगो नशे में होती है, उसे कुछ पता नहीं होता उसके सामने कौन बातें कर रहा था, लेकिन आखिर इस बात को जान गया था, वो लोग एक बहुत बड़े मुसीबत में आ चुके हैं।